हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो उसमें अगला हमने बताया था सुदर्शन चक्र वायु रक्षा मिसाइल की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त को आपकी 69वें आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये घोषणा की गई। तो सुदर्शन चक्र है क्या? सुदर्शन चक्र एक वायु रक्षा मिशन है। इसके तहत भारत का विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। तो हुआ क्या इसमें, पहली चीज़ इसको समझिए, ये स्वदेशी है, मतलब जो भी चीज़ें बनेगी वो अपने देश में बनेंगी, कहीं से खरीदा नहीं जाएगा। स्वदेशी है, बहुउद्देशीय है, एक उद्देश्य नहीं है, कई उद्देश्य हैं। बहुउद्देशीय मतलब लक्ष्य कई होंगे। वायु रक्षा प्रणाली है कि मतलब आकाश को सुरक्षित करेगी, हमारे अंतरिक्ष को सुरक्षित करेगी। कैसे? उद्देश्य रणनीतिक है, नागरिक है और राष्ट्रीय है, तीन है। रणनीतिक मतलब कि सुरक्षा से संबंधित है, नागरिक मतलब हमारे नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचा सके कोई विदेशी शक्ति, वो है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्थलों को, राष्ट्रीय स्थल जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, ठीक है, जो प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे राजधानियाँ हो गई, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो शत्रु के हमले से इनको सुरक्षित करना है, नागरिक को, रणनीति को अपनी, और ये राष्ट्रीय स्थलों को विभिन्न वायु हमलों से सुरक्षा प्रदान करना। अब वायु हमले कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो वायु हमले जो होते हैं वो मिसाइल से हो सकते हैं। अभी हम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में ये देखा गया कितने प्रकार से हमले हो सकते हैं। पहला मिसाइल अटैक हो सकता है, दूसरा ड्रोन अटैक हो सकता है, ठीक है, और तीसरा विमान अटैक हो सकता है। ठीक, इन तीनों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शील्ड और तलवार के सिद्धांत पे काम किया गया है। अब ये शील्ड और तलवार सिद्धांत क्या है? तो शील्ड का मतलब हुआ अपना लॉक कर दो, कोई भी अंदर ना आ पाए। शील्ड मतलब क्या होता है? जाम कर देना। ठीक, तो भारत के बॉर्डर को, वायु बॉर्डर को लॉक कर दीजिए कि कोई भी बाहरी चीज़ अंदर ना आ सके। तलवार का मतलब है उसको वहीं काट दीजिए। ठीक, तो ये जो शील्ड और तलवार के सिद्धांत है कि उसको भारत में के वायु क्षेत्र में आने से, प्रवेश से रोक दीजिए और वहीं उसको खत्म कर दीजिए। तो ये जो मिसाइलें बनाई गई हैं, इसके तहत ड्रोन आ रहा है तो उसको वहीं हवा में भारत के वायु क्षेत्र में घुसने से पहले ही मार दिया जाए। मिसाइल आ रही है उसको वहीं पे दगा दिया जाए बाहर ही, और विमान को भी वहीं मार दिया जाए। इन सबको भारत के वायु क्षेत्र में घुसने से रोक दिया जाए। इसी के लिए बनाया गया है कौन? सुदर्शन चक्र, इसकी घोषणा हुई है। ठीक, मामला समझ में आया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं? तो क्वारसम एक मिसाइल है, क्वारसम एक मिसाइल है, BS होराट्स एक मिसाइल है, और लेजर बीम का उपयोग किया जाएगा। वो 5 किलोवाट लेजर बीम डालेगी एक बार में। अगर एक बार उसको चलाया जाए 5 किलोवाट ताकत डाल देगी। और 5 किलोवाट समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, इससे क्या होगा कि इन सब का विकास किसने किया पहले? तो DRDO, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका नाम सुनिए, भारतीय रक्षा एवं विकास। तो रक्षा, जो देश की रक्षा करें उनके लिए विकास का काम, विभिन्न मिसाइलों को कौन बनाता है? DRDO। ठीक है, तो इन DRDO ने क्वारसम का, BS होराट्स का और 5 किलोवाट लेजर बीम का परीक्षण किया और वो सफल रहा। ठीक, किसके तहत? मिशन सुदर्शन चक्र के तहत। ठीक, अब हुआ क्या कि भारत की जो ये प्रणाली है ये 2 तरीके से काम करेगी। कितने? 2 तरीके से। एक सॉफ्ट किल होगा, एक हार्ड किल होगा। सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सॉफ्ट किल में क्या है कि जो भी हमारे ऊपर ऐसा कर रहा है उस देश की इलेक्ट्रिक और साइबर चीज़ों को नष्ट करिए, जैसे कंप्यूटर को खत्म कर दिया जाए। जिस साइबर इलेक्ट्रिक मतलब हुआ जिससे उनके ड्रोन नियंत्रित हो रहे हैं या मिसाइलें नियंत्रित हो रही हैं, उसी को खत्म कर दो। तो वो काम करेगी नहीं तो हमारे यहाँ पहुँचेगी नहीं। तो ये हुआ क्या? सॉफ्ट किल हुआ। हार्ड किल में क्या होगा? मिसाइल और लेजर, मिसाइल आ रही है तो उसको दगा दीजिए, अपने हाथ मिसाइल छोड़िए, दोनों लड़के खत्म हो जाए, और लेजर बीम द्वारा उसके सेंसर को काम कराना बंद करा दीजिए। तो उसको जहाँ टारगेट किया गया है वो पहचान ही नहीं पाएगा और ऑटोमेटिक वो काम नहीं कर पाएगी। तो इस मिशन सुदर्शन में 2 प्रकार के लक्ष्य हैं, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल में इलेक्ट्रिक और साइबर होगा, और सॉफ्ट किल में इलेक्ट्रिक और साइबर होगा, और हार्ड किल में मिसाइल और लेजर बीम का प्रयोग किया जाएगा। लेजर बीम जो परीक्षण हुआ है वो 5 किलोवाट की अपनी है। ये हमारा मिशन सुदर्शन है। इसके तहत भारत के वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें DRDO की प्रमुख भूमिका है। पहला मुद्दा समझ में आया। ये पहला टॉपिक था करंट से।
दूसरा है राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, जिसको शॉर्टकट में अगर लिखोगे तो श्रेष्ठ बनेगा। ठीक है, तो इस नाम से बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन श्रेष्ठ नाम से जरूर पूछ लेगा। अब हम इसको पढ़ रहे हैं राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, और वो पूछेगा श्रेष्ठ क्या है, पूछेगा क्या, श्रेष्ठ क्या है। तो श्रेष्ठ राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक है, जो क्या करेगा, औषधियों की गुणवत्ता की जांच करेगा। क्या करेगा, औषधियों की गुणवत्ता की जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। होता क्या है, बहुत सारी डुप्लीकेट दवाएं बन रही हैं, मार्केट में चल रही हैं, उनको डुप्लीकेट बना के बेचा जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो उसी की जांच के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। अब अगर हम इसको देखें तो भारत में 27 ऐसे राज्य हैं जो दवाओं का निर्माण करते हैं, और 23 ऐसे राज्य हैं जो वितरण करते हैं। 27 राज्य ऐसे हैं जो दवाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक, और 23 ऐसे राज्य हैं जो वितरण करते हैं। अगर इन दवाओं को सुरक्षित न किया गया तो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, गलत असर डाल देंगी, अन्य रोगों को जन्म दे देंगी। इसी के लिए ये श्रेष्ठ लाया गया है। ठीक, इसमें क्या होगा, मूल्यांकन होगा किसका, मानव संसाधन का। ठीक है, मानव संसाधन क्या है कि मतलब लोगों पे क्या है, अवसंरचना मतलब ये बांटी कैसे जा रही हैं, इनकी संरचनात्मक विकास क्या है, दवाएं बन कहाँ रही हैं, किस अनुपात में बन रही है। तीसरा, लाइसेंसिंग, क्या वही लोग दवाओं का निर्माण कर रहे हैं जिनको लाइसेंस प्राप्त है, या बिना लाइसेंस वाले चोरी छिपके गलत तरीके से दवाओं को निर्माण कर रहे हैं, इसको जांच करना। निगरानी, क्या जिसको लाइसेंस बना है, जो मानक है उसी के अनुसार दवाओं का निर्माण हो रहा है या बिना मानक के, क्योंकि एक बार अप्रूव्ड हो गया तो चाहे जैसे बनाइए। तो इसकी निगरानी करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना कि अगर आपने कुछ गलत किया तो ये आपका उत्तरदायित्व, आपकी दवाएं अगर मानव संसाधन पर गलत असर डालेंगी तो उसके उत्तरदायी आप होंगे। ये 3-4 चीज़ों के लिए कौन आया है, श्रेष्ठ लाया गया है। क्या लाया गया है, श्रेष्ठ। इससे होगा क्या, राज्य का स्वास्थ्य नापा जाएगा कि राज्य के लोग, जो मानव संसाधन है वो कितना स्वास्थ्य है। ठीक, तो देखिए तो एक डाटा आता है, इतने परसेंट लोगों को शुगर है, इतने परसेंट बच्चे पूरे विश्व में, भारत में 53.7% महिलाएं 15 से लेकर 49 तक एनीमिया का शिकार हैं, जो भारत की दयनीय स्थिति का दर्शक है। 15 वर्ष से 49 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं वो एनीमिया का शिकार हैं। कितना, 53.7%। 12.7% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये सब डाटा इसी से आया, इसी से नापा जाएगा कौन सा राज्य बेहतर है, स्वस्थ है, और कौन सा राज्य बीमार है, किसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके द्वारा, श्रेष्ठ के द्वारा नापा जाएगा। ठीक, जो बेहतर स्थिति में होगा वो श्रेष्ठ होगा, जो नहीं होगा वो स्थिति उसकी गड़बड़ होगी। इतनी बातें समझ में आई। अगला टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष में। जो शुभांशु शुक्ला लखनऊ वाले गए थे 4 लोगों के साथ, अमेरिका ने भेजा था, वो भारत आए, तो वो एक्जियोम 4 मिशन के द्वारा गए थे। ठीक है, इसके तहत एक्जियोम 4 मिशन था, इसी के तहत वो गए थे। तो वो कुछ फसलों के बीज ले गए थे वहाँ पे अनुसंधान खोज करने के लिए, फसलों के बीज। वो उनको फसल बीज कहा जाए। फसल मतलब गेहूँ, दाल, चावल, ये सब जो फसलें होती हैं। तो लगभग 4000 से ज़्यादा बीज ले गए थे, 4000 से ज़्यादा बीज ले गए थे। क्यों ले गए थे, तो देखिएगा, माइक्रो ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण तो ज़मीन पे है, तब तो पौधे बहुत अच्छे से जम रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता, शून्य हो जाता है या बहुत कम रहता है। तो माइक्रो ग्रेविटी वहाँ हो गया। ठीक, दूसरा, सूर्य का प्रकाश यहाँ अंतरिक्ष से लेट पहुँच रहा है, कम पहुँच रहा है, अंतरिक्ष में ज़्यादा तेज विकिरण आ रहा है। ठीक है, वहाँ उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है बीजों पर और पौधों पर, इसकी जांच करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ठीक, तो 4000 प्लस फसल बीज ले गए थे, उनके विकास और अनुसंधान की खोज हो रही है। कौन कर रहा है, तो एक केरल विश्वविद्यालय है। किसको ये दिया गया है, आप इस पर रिसर्च करिए, कौन किसको दिया गया है, केरल विश्वविद्यालय को दिया गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस। ठीक है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इस पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, कितने, 4000 प्लस फसल बीज पर। कितने दिन में इनको सर रिसर्च करना है, तो 2.5 से
3 वर्ष के बीच इनको ये काम पूरा करने लेना है। किसको? केरल विश्वविद्यालय और इंडियन रिसर्च को। क्या क्या जांच करना है? तो माइक्रोग्रेविटी और विकिरण में जीव, बीज और पौधों की जैविक क्रियाएं कैसी होती हैं। हम लोग जैसे यहाँ बोल रहे हैं स्वस्थ हैं, ऐसे हमको अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो हम ऐसे रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? पहली चीज़ तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, तो परेशान रहेंगे। मानसिक स्थिति क्या होगी? आप अकेले हैं केवल, समझिए। तो बहुत सारे प्रभाव हम लोगों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ठीक, जैसे किसी को भी एक कमरे में बंद कर दीजिए 10 दिन के लिए, समझ में आ जाएगा क्या मामला है। और ये तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण, वहाँ गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, तो किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसकी जांच करने के लिए किसको? केरल इंस्टीट्यूट को, केरल विश्वविद्यालय को निर्धारित किया गया है। अगला है MS स्वामीनाथन, जो थे भारतीय कृषि हरित क्रांति के जनक थे, कृषि वैज्ञानिक थे। इनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी का विज्ञान सम्मेलन हुआ। कहाँ? तो ICAR नई दिल्ली में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। यहाँ पे हुआ क्या क्या, ठीक है। MS स्वामीनाथन तो महत्वपूर्ण चीज़ है। उसकी जो ये सम्मेलन हुआ यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, उसकी थीम क्या थी? जो बैठक होती है उसकी थीम रखी जाती है, वो थीम का नाम था एवरग्रीन रिवोल्यूशन। एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। हर जगह हरियाली की खोज करिए। पाथवे फॉर बायो हैप्पीनेस, रास्ता है बायो हैप्पीनेस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक किस पुस्तक का विमोचन हुआ, वो पुस्तक कौन सी थी? इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। इसका पुनर्मुद्रण किया गया है। इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस, इसका पुनर्मुद्रण करने की व्यवस्था की गई है। ठीक, एक द हिंदू पेपर आता है, उसका स्मरणीय वैल्यूम छपा और 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। ये इतनी व्यवस्थाएं कहाँ की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, किसके? MS स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी सम्मेलन के अवसर पर। ठीक, और क्या हुआ? तो यहाँ पे एक पुरस्कार घोषित किया गया 25,000 अमेरिकन डॉलर का, ठीक है, जिसको कहा गया MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ये अवार्ड का नाम याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहला है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा है? पहली बार ऐसा हो रहा है, तो पहला है। तो पहली बार मिला किसको? ये अवार्ड किसको मिला? 25,000 अमेरिकन डॉलर का है, ठीक है। और MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, ठीक, ये अवार्ड का नाम हो गया। किसको मिला? तो नाइजीरिया के एक वैज्ञानिक हैं, नाइजीरिया के एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है प्रोफेसर एडेमोला एडेनले। ये वैज्ञानिक का नाम है, कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। इसको भी याद रखिएगा। क्यों याद रखना है? क्योंकि पहला है, अब पहला कुछ होता है नया तो पूछा जाता है। और स्वामीनाथन सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। भारत में जब खाने को नहीं था, पहली बार हरित क्रांति लाए, तो भारत को जो भारत खरीद के खाता था वो बेचने पे आ गया, यहाँ तक की व्यवस्था की है। ठीक, और 2 संस्थान हैं, MSSRF और सोशल एल्फा नामक 2 संस्थान ने ये घोषित किया कि एक एग्रीटेक ग्रैंड चैलेंज घोषित किया और कहा जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा, इसको पूरा करेगा, उसको हम 1 करोड़ रुपए तक की ग्रांट मंजूर करेंगे। MS स्वामीनाथन अवार्ड के तहत ये कहा गया। किसने? MSSRF और सोशल एल्फा 2 संस्थान हैं, इन्होंने मिल के कहा कि एग्रीटेक ग्रैंड चैलेंज जो है, जो इसको पूरा करेगा, उसको हम 1 करोड़ रुपए का ग्रांट देंगे। ठीक, तो ये इतना टॉपिक था। अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है निसार उपग्रह। ठीक है, निसार उपग्रह है, तो इसको देखते हैं हम। अगला टॉपिक है निसार उपग्रह। निसार उपग्रह जो है, इसको भारत और अमेरिका मिलकर बना रहे हैं। भारत की संस्थान है नासा और अमेरिका का अंतरिक्ष संस्थान है इसरो। तो नासा, N से नासा हो गया, I से इसरो हो गया, S से सिंथेटिक हो गया, A से अपर्चर हो गया और R से राडार हो गया। तो किसने मिलकर बनाया है? भारत और अमेरिका, नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम निसार है। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया गया? ये तो 30 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ये है क्या? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, मतलब
पृथ्वी पर ये पृथ्वी की देख रेख करेगा, क्या हो रहा है, मौसम परिवर्तन कहाँ हो रहा है, भूस्खलन कहाँ हो रहा है, बर्फ़ कहाँ पिघल रही है, तूफान कहाँ आ रहे हैं, इन सब की को अवलोकित करेगा। ठीक है, तो निसार क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक, किसने इसको प्रक्षेपित किया, तो GSLV F-16 द्वारा। GSLV क्या है, जियो सेंट्रिक लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सेंट्रिक लॉन्च व्हीकल एक भारी उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो इसको उपग्रहों को लेकर भू कक्षा में छोड़ता है, पृथ्वी कक्षा में छोड़ता है ले जाके। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसका भार कितना है, तो इसका भार जो है वो 2322 किलो का है। निसार उपग्रह का भार कितना है, तो 2322 उपग्रह का है। इसमें 2 बैंड, ये डबल काम करता है, डबल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, कौन सी, एल फ्रीक्वेंसी और एस फ्रीक्वेंसी। एल का बैंड बना है, एस बैंड, एल बैंड जो बना है इसको नासा ने बनाया है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एल बैंड किसने बनाया है, नासा ने, और एस बैंड किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, राडार प्रणाली है, राडार द्वारा ही ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ठीक, इस दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, अब इसका काम क्या है, तो चाहे बादल हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे मौसम कितना खराब हो, उसकी परवाह ये नहीं करेगा, ये पृथ्वी को देखेगा और 24 घंटे इसकी निगरानी करेगा। ठीक है, और उसकी फ़ोटो देखता रहेगा। हमने कहीं पढ़ा है कि ये 12 दिन में लगभग पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। ठीक, ये हुआ। और इसके लागत जो बनाया, निसार उपग्रह को बनाने में जो खर्चा आया वो $1.5 अरब से अधिक का खर्च आया है इसमें। ठीक है, पूरा मामला समझ में आया निसार का। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, 2 बैंड याद रखिएगा, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड को नासा ने बनाया है, एस बैंड को इसरो ने बनाया है। क्या है, तो दोनों डबल फ्रीक्वेंसी के राडार हैं। ठीक, $1.5 अरब से अधिक का इसमें डॉलर का खर्च आ गया है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरा, 24 घंटे में एक चक्कर लगाया। दूसरा है प्रलय मिसाइल। तो प्रलय मिसाइल जो है, इसका विकास, जो जितनी मिसाइलें विकसित होती हैं इसका विकास DRDO करता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रलय मिसाइल का बनाया किसने है, तो DRDO ने बनाया है। ठीक है, इसको प्रक्षेपित कहाँ किया गया, प्रक्षेपित मतलब अंतरिक्ष में जब भेजा जाता है, इसका परीक्षण जहाँ होता है उसको कहते हैं प्रक्षेपण स्थल। ठीक, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया। किसको, प्रलय मिसाइल को बनाया किसने था, तो DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बनाया था। ठीक, ये क्वासी मिसाइल है। क्वासी मिसाइल का मतलब समझते हैं, गाइडेड और नेविगेशन। गाइडेड का मतलब क्या हुआ, कि मतलब एक बार इसको फिट कर दीजिए, वहाँ जाके मारना है। ये वहाँ जहाँ इसको फिट करो, चाहे जो हो जाए वो मारेगी उसी को। ठीक है, जैसे टारगेट करके किसी को बता दीजिए कि वहाँ हमको मारना है, वो हट जाए अलग चीज़ है, लेकिन ये जहाँ फिट किए रहोगे वहीं जाके गिरेगी। गाइडेड का मतलब ये हुआ, गाइड कर दिया गया है इसको। ठीक है, नेविगेशन मतलब है देखती जाती है, नेविगेट करती रहती है। ठीक, तो कैसी मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब होता है कि इनको ताकत लगा के छोड़ दीजिए ऊपर, और गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे खुद गिरें अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, उसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो मिसाइलें कई प्रकार की होती हैं, शब्दों के कई मतलब हैं, जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बता देंगे। मामला समझ में आया, तो सिंपल भाषा में समझिए, प्रलय मिसाइल है, बनाया किसने है, DRDO ने बनाया है। प्रक्षेपण कहाँ हुआ, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। कैसी मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो इसको ताकत लगा के ऊपर भेज दीजिए और गुरुत्वाकर्षण के सहारे इसको गिरने दीजिए। ठीक है, क्वासी मिसाइल का मतलब ये कैसी है, गाइडेड मिसाइल है, एक बार निश्चित कर दीजिए तो ये वहाँ जाके दगेगी। ठीक है, और कैसा, नेविगेट करती चलती है, देखती चलती। ठीक है, ये क्या कौन सा हुआ, प्रलय मिसाइल हो गया। अब SCO, संघाई सहयोग संगठन। SCO क्या कहते हैं, संघाई सहयोग संगठन। इसके 25वें राष्ट्राध्यक्षों की बैठक जो है तियानजिन चीन में हुई है। ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पे अभी देखिए तो PM मोदी, पुतिन और चीन के शी जिनपिंग, ये सब मुलाकात हुई है ना, आया था। अमेरिका के टैरिफ वार के बाद इन लोगों की जो मुलाकात हुई थी वो SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में ही बैठक हुई है, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई। तो इसको याद रखिए, कहाँ हुई है, तियानजिन चीन में। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
रुबेला मुक्त किसको घोषित कर दिया? तो नेपाल को। नेपाल देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रुबेला मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही निद्रा रोग, सीसी मक्खी के काटने से होता है, स्लीपिंग सिकनेस भी इसे कहते हैं। किससे? सीसी मक्खी के काटने से होता है, स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, निद्रा रोग भी इसको कहते हैं। तो WHO ने किसको मुक्त कर दिया? केन्या को निद्रा रोग से मुक्त कर दिया। मतलब अब वहाँ निद्रा रोग बहुत कम मात्रा में या नहीं ना के बराबर होगा। ठीक। तो 2 रोगों से WHO ने 2 देशों को मुक्त किया है, रुबेला से नेपाल को और निद्रा रोग से केन्या को। ठीक। ये 2 बातें हो गई। एक झगड़ा चल रही है, रूस यूक्रेन चल रही है, एक इजराइल ईरान चल रहा है, एक नारगोने काराबाख में चल रहा है। तो इजराइल ईरान का सब जानते हैं, रूस यूक्रेन के जानते हैं। नारगोने काराबाख का है, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हो रहा था। ठीक। अमेरिका की मध्यस्थता के चलते दोनों में समझौता हो गया है। ठीक। ये चर्चा में है, इस वजह से इनको देख लीजिए। और अगर और गहराई से जाना है तो मैप पे देखिए कि अजरबैजान में नारगोने और काराबाख कहाँ है। तो आप चले जाइएगा कैस्पियन सागर के बगल ये देश हैं, वहाँ पे ये मुलाकात मिल जाएंगे आपको। ठीक। इसको थोड़ी सी मैपिंग में ज़रूर देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद आते हैं रूस यूक्रेन संघर्ष हो रहा है, रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। तो अमेरिका मध्यस्थता करके इसको शांत कराना चाहता है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पे आयोजित की गई है? तो अंकारेज। कहाँ पे? एंकारेज अलास्का में है। अलास्का कहाँ है? अमेरिका में है। तो वहाँ पे इन दोनों की बैठक हुई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया है। लेकिन ये बैठक कहाँ हुई है? अंकारेज अलास्का में। इसको पूछा जा सकता है। अलास्का क्या है? तो अलास्का को 1967 में अमेरिका ने रूस से ही खरीदा था। ठीक। तो ये रूस यूक्रेन, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कहाँ हुई? एंकारेज। कहाँ? अलास्का। अलास्का किसका है? अमेरिका का है। मामला इतना समझ में आया। फिर आते हैं दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुबई है। दुबई कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है। UAE में है। ठीक। तो दुनिया का पहला है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहला है। ठीक। किससे? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिख सकता है, AI नहीं लिखेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी लिख सकता है, तो वो हो गया। तो ये इतना किसका मामला था? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था। अब आते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिदृश्य पे। किस पे? पर्यावरण पारिस्थितिकी परिदृश्य पे। तो एक संगठन है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें 7 बिल्लियों की प्रजातियां दी गई हैं, जिसमें चीता, बाघ ये सब आते हैं। बिल्ली की 7 प्रजातियों को बचाने के लिए इसको बनाया गया है। तो किसने बनाया? भारत ने। इसका अगुआ कौन है? भारत वैश्विक पहल है। ठीक है। तो चर्चा में क्यों है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इसकी सदस्यता नेपाल ने ले ली। नेपाल की सदस्यता लेने के बाद 90 से अधिक देश इसमें शामिल हो गए। इस संगठन में कितने देश हो गए? 90 से अधिक देश शामिल हो गए। स्थापना कब हुई थी इसकी अगर बात किया जाए तो 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर में इसकी घोषणा की थी। मुख्यालय इसका भारत में बनाने की बात हुई है। ठीक। अभी बना नहीं है। ठीक है। ये क्या था? IBCA था, मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था। दूसरा चर्चा में है नमक पानी मगरमच्छ। नमक पानी मगरमच्छ, इनकी संख्या बढ़ी हुई है। चर्चा इसलिए आ गई क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई है। तो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन जानते हैं, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब इसको इसलिए जानना है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है। सरीसृप जानते हैं? सरीसृप वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, उनको सरीसृप कहा जाता है। ठीक। तो विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो कहाँ? और एक चीज़ जान लीजिए, ये नमक पानी का मतलब ये नहीं समुद्री पानी में, मृदु और कठोर दोनों जल में पाया जाएगा। ठीक है। चाहे नमक वाला पानी हो उसमें भी पाया जाएगा, और नदियों का पानी मीठा होता है ना, तो मीठे और नमक दोनों वाले पानी में ये पाया जाएगा। अब मीठे पानी में पाया जा रहा है, उसमें पाया, इसका मतलब हर जगह पाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पाया? नदियों में पाया जाएगा, दलदलों में पाया जाएगा, मैंग्रोव में, समुद्री तटों पर, ये हर जगह पाया जाएगा क्योंकि दोनों पानी में पाया जा रहा है। ठीक है।
ये क्या था, नमक पानी मगरमच्छ के बारे में कुछ चर्चा थी। फिर आया है राइसोतोप परियोजना। राइसोतोप किसने चलाया, तो दक्षिण अफ्रीका ने चलाया है। किसने चलाया, क्यों चलाया गया है, इसको समझिए। होता क्या है, तो जो वहाँ पे गेंडे पाए जाते हैं, तो गेंडों की सींग बड़ी महंगी बिकती है, ठीक है, गेंडों की सींग बहुत महंगी बिकती है। तो उसी को सींग के लिए लोग गेंडे को शिकार कर देते हैं, मार देते हैं। तो वहाँ पे गेंडों की संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगी। तब सरकार ने गेंडों की तस्करी को रोकने के लिए क्या किया कि उनके सींग में रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालने शुरू हुए, जो देखिए रोड रोड पे चमकता रहता है। तो उसको चाहे जहाँ रखोगे, छिपा के कहीं ले जा रहे हो तो चमकेगा उसमें जो पड़ा हुआ है, तो पकड़ लेंगे। तो गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए राइसोतोप परियोजना चलाई गई है। किसने चलाया है, तो दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय ने चला दिया है। क्या करेंगे, इसमें गेंडे की सींग में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट कर देंगे, मतलब उसमें डाल देंगे, तो वो हमेशा चमकता रहेगा। तो कहाँ छुपा के ले जाओगे, और इस तरह से गेंडों के अवैध शिकार को रोकने की रणनीति सफल होगी, ठीक। तो राइसोतोप परियोजना चलाया किसने है, दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय ने चलाया है। इसका मुद्दा क्या है, तो गेंडों को बचाना है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें तो उसके सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप डाल देंगे, ठीक, जिससे उनके बचाव हो सकेगा। ये कौन सा था, पर्यावरणीय मुद्दा था, पर्यावरणीय परिदृश्य। अब आते हैं रिपोर्ट और सूचकांक पे। अगला टॉपिक क्या है, रिपोर्ट और सूचकांक। तो पहला सूचकांक ये है भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024। इसको जारी किसने किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला है, इस वजह से चर्चा में है, महत्वपूर्ण बन जाता है। कोई भी पहला होता है तो वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। शीर्षक क्या है इसका, तो इसका शीर्षक है अनलॉकिंग ए स्वीडिश $2000 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से बढ़ावा दिए जा रहे हैं और इनकी क्या अपॉर्चुनिटी है, भविष्य क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाएगा। और भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट शून्य प्राप्त कर लें। मतलब नेट शून्य का मतलब समझ रहे हैं, नेट शून्य का मतलब ये हुआ कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं, इतने पेड़ पौधे हों या पेड़ पौधों की इतनी क्षमता हो कि जितना हम रोज उत्सर्जित कर रहे हैं वो उतना अवशोषित कर लें। मतलब ये हुआ कि हम जो उत्सर्जित कर रहे हैं उसको अवशोषित करके उतनी ऑक्सीजन दे दें, जिससे हमारा जो वायुमंडल है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो नियंत्रित रहे, ना टेम्परेचर बढ़े ना घटे, सामान्य तरीके से चलता रहे। तो ठीक है, तो नेट शून्य का मतलब समझ में आया, ठीक। अगला है, इसका विषय क्या है, इसमें क्या क्या मूल्यांकन होगा, तो परिवहन विद्युतीकरण, ठीक है। दूसरा चार्जिंग अवसंरचना, जैसे गाड़ी से जा रहे हैं कहीं चार्जिंग खत्म हो गई तो चार्जिंग की क्या व्यवस्था है, चार्जिंग अवसंरचना। और ईवी अनुसंधान, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अनुसंधान कितना तेजी से करना है और नवाचार क्या करना है, ये व्यवस्थाएं इसके तहत की गई हैं, ठीक। अब होगा क्या इसमें कि जो इसकी ऐसी व्यवस्था कर दें आसानी हो जाएगी। जैसे किसी की गाड़ी है तो जैसे सिलेंडर देखते हैं, चाहे जैसा हो, नया हो पुराना हो, ले जाइए बदल के ले लीजिए, ऐसे गाड़ियों की व्यवस्था कर दें, बैटरी बना दें, चाहे जहाँ बैटरी खत्म हुई उसको दीजिए, दूसरी लगा के चले जाइए। अगर ये व्यवस्थाएं जैसे गैस सिलेंडर का मामला है ऐसे कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक वाहन बेहद आसान हो गए। हाँ, आप चार्जिंग फीस दीजिए, बैटरी लीजिए, चल दीजिए, आगे फिर खत्म तो उसको चेंज करिए, उसको लीजिए। तो गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दें तो ये बेहद आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन, है ना। तो ये टॉपिक यहीं तक था। अगला टॉपिक हम लोगों का है 37वां IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक।